हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करेंगे स्क्रू गेज की। भाई याद हो आपको, तो हम बात कर रहे थे किसी भी मेजरमेंट को कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली हम मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते थे। जैसे कि आपको याद हो, लेंथ को मेजर करने के लिए हमने स्केल का यूज किया था। स्केल अच्छा मेजरमेंट कर रहा था, लेकिन एक जगह दिक्कत आ गई कि सर अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस है ना, अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस वो स्केल हमारा काम का नहीं रहा। हाँ, वो स्केल मुझे बताता है 1.1 सेंटीमीटर क्या होता है। ये स्केल मुझे अपना जो नॉर्मल स्केल होता है वो मुझे बताता है 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है, 2 सेंटीमीटर क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है। लेकिन ये स्केल मुझे 2.56 सेंटीमीटर के बारे में नहीं बता रहा था। तो हमने क्या किया, हमने वर्नियर कैलिपर का यूज किया। कहते हैं वर्नियर कैलिपर अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस तक भी हमें सही मेजरमेंट दे रहा था। फिर हमने देखा, हाँ बिल्कुल दे रहा था। वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है हमने वो भी देखा। वर्नियर कैलिपर में क्या क्या चीजें होती है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। याद आ रही है जो पुरानी बातें? हाँ, तो वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, फिर उसके जॉज होते हैं जिससे डायमीटर फाइंड किया जाता है ना। फिर वो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होता है जिससे डेप्थ भी मेजर करते थे। फिर हमने बोला कि यार ये सारी चीजें हम फाइंड नहीं करेंगे, ये डेप्थ वगैरह फाइंड करना हमारा काम नहीं है, हम तो सिर्फ लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ फाइंड की हमने, बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। लीस्ट काउंट क्या होता है ये समझ आया, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई वर्नियर कैलिपर को रीड कैसे किया जाता है। हमने उसको रीड किया तो हमने समझा कि अच्छा, रीडिंग करने के लिए आप लिखते हो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आप क्या लिखते थे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, है ना। हाँ, फिर हमने जीरो एरर के बारे में पढ़ा था। फिर बोला एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है, एक नेगेटिव जीरो एरर। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी ना, याद है ना, क्वेश्चन भी किए थे। यस, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, यानी कि टॉपिक वाइज मैं आपको सारी चीजें कवर करा रहा हूँ। उनके डीपीपीज मैं आपको दे रहा हूँ, डीपीपीज के सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ क्वेश्चंस की मैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको उसके पीवाईक्यूज में मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में आपसे कराई थी सारी बातें, है ना। सो इसके पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। फिर डाउट सॉल्विंग वाली बातें आगे आएंगी, तो थोड़ा सा सब्र करो। और ये सारी टेस्ट पेपर्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बस एक छोटा सा काम आपको करना है कि मेरे पे भरोसा करना है, और जो चीजें मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा उनको शिद्दत से बढ़िया तरीके से अपने नोट्स में लाओ, उसमें छाप लो और बाद में उनकी रिवीजन भी करो। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली ना, तो आपका सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोकने वाला आपके सिलेक्शन को। तो इन चीजों को बस फॉलो करो। जो मैं चीजें आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, उन चीजों को अपने नोट्स में लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए भी चीजें याद रखने में इजी होगा, है ना। तो कोई महान आदमी कह के गए वैसे भी कि द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा चीजें याद भी रहेगी आपको। ठीक है, तो डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश कर लेने एक बार, अच्छा याद रह जाएगा। चलिए भाई, तो क्या हुआ कि सर लेंथ वगैरह हमने फाइंड कर ली, सब बढ़िया तरीके से हो गया। अब बात यह है कि सर डायमीटर वगैरह फाइंड करना हो तो भी वो भी काम कर ही रहा था वैसे तो वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज की क्या जरूरत पड़ेगी फिर हमें? डायमीटर वगैरह फाइंड कर रहे थे तो वर्नियर कैलिपर से भी हो ही जाता है ना डायमीटर तो फाइंड। आपने तो बताया था कि डायमीटर फाइंड करने के काम आते हैं, वो जॉज से डायमीटर फाइंड करते हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूं तुम्हारी बातों से। अगर मैं पूछूं तुमसे कि यार एक ड्रम है पानी का, है ना, और उसका डायमीटर फाइंड करें तो बहुत आसान होता है। एक स्केल रखा और उसको मेजर किया एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। मैंने तुमसे बोला यार एक पानी की बॉटल है, इसका डायमीटर फाइंड करो। मैंने सर पानी की बॉटल थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो उसके लिए मैंने वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर लिया। मैंने बोला यार एक काम करो, ये पेन है और इसका भी डायमीटर बताओ। अब बोलते सर मजाक मत करो, वर्नियर कैलिपर से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, है ना। चलो भाई, पूरी मेहनत करी हमने, बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स किए और हमने इस पेन का डायमीटर भी निकाल लिया। अगली बात मैं क्या करूंगा, एक धागा लेके आ जाऊंगा तुम्हारे पास, या फिर एक वायर लेके आ जाऊंगा तुम्हारे पास, बोलूंगा वायर का डायमीटर फाइंड करो। बोले सर बस करो अब और नहीं। तो वायर के डायमीटर को फाइंड करना वर्नियर कैलिपर से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा माइंड, है ना, क्योंकि इतनी पतली सी वायर होती है। वो इतनी पतली सी वायर कहाँ वर्नियर कैलिपर को मैच कराता बैठूंगा उसमें। तो ऐसे अगर आपको पतले ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर को फाइंड करना है तो यू कैन यूज द स्क्रू गेज फॉर दिस। तो अगर कोई वायर वगैरह है या फिर ये पेन है, इसका डायमीटर आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से। तो अगर ऐसे छोटे और पतले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका डायमीटर हमें फाइंड करना है, तो वी कैन सिंपली यूज द स्क्रू गेज फॉर दिस। दिखने में इस प्रकार से होता है, ये जो आपने देखा ही होगा अक्सर। फिजिक्स लैब में जाओगे वहां पे डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि किसी फिजिक्स लैब में आप गए वहां पे बोलो स्क्रू गेज बताना भैया, बोले स्क्रू गेज क्या होता है ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी वो सारी बातें। अच्छा, क्या होता है इनमें, मतलब क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है स्क्रू गेज में? तो भाई किसी भी स्क्रू गेज में यहाँ पे ये होता है, ये स्लीव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? स्लीव कहते हैं इसको।
इसको कहते हैं टिम्बल, थिम्बल है ना, थिम्बल। फिर यहां पे एक होता है एनविल, एक होता है स्पिंडल, और जिस भी ऑब्जेक्ट का डायामीटर आप फाइंड करते हो उसको स्पिंडल और एनविल के बीच में होल्ड करके रखते हैं हम लोग। बढ़िया, इसको यहां पे पकड़ के रखो, यहां से थिम्बल है उसको पकड़ के घुमाओ, वो टाइट होता जाएगा, टाइट होता जाएगा। ठीक है, ये जो स्लीव है ना, इसमें मार्किंग्स होती है। इस स्लीव में ये जो मार्किंग्स होती है, ये बेसिकली मेन स्केल होता है इसका। याद है वर्नियर कैलिपर में भी एक मेन स्केल होता था, वैसे ही ये क्या है, दिस इज द मेन स्केल। तो हम इसको नाम देते हैं, ये हमारा मेन स्केल हो गया। मेन स्केल जनरली मिलीमीटर्स में रहेगा हमारे पास, जैसा कि वहां पे भी हो रहा था, वर्नियर कैलिपर में भी मेन स्केल जनरली मिलीमीटर्स में था हमारे पास। फिर उसके बाद सर वहां पे एक वर्नियर स्केल था, तो क्या यहां पे भी स्क्रू स्केल होगा क्या कोई? नहीं, यहां पे सर्कुलर स्केल होता है। जैसा आप यहां देख रहे हो, एक सर्कल में पूरे डिविजन्स बनाए गए हैं, इस सर्कल में पूरे डिविजन्स बनाए गए हैं। ये देखो 0 1 2 3 4 5 पीछे घूम के फिर यहां 45 पे, इसको कहते हैं बेटा सर्कुलर स्केल्स। इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर स्केल। जैसा वर्नियर स्केल में आपने देखा था कि वहां पे हम ये डिसाइड नहीं करते थे कि वो वर्नियर स्केल मिलीमीटर्स में होगा या सेंटीमीटर्स में होगा। वर्नियर स्केल में सिर्फ हम डिविजन्स को चेक करते थे। वैसे सर्कुलर स्केल में हम ये नहीं देखेंगे कि ये मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। सर्कुलर स्केल्स में हम जो चेक करेंगे वो होंगे इसके डिविजन्स। ठीक है, जैसे वर्नियर स्केल में आपको डिवीजन से काम पड़ा था, वैसे सर्कुलर स्केल में भी डिवीजन से ही काम पड़ेगा। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि मिलीमीटर में सेंटीमीटर में। हाँ, तो हमें डिवीजन चाहिए सर्कुलर स्केल से। अगर आप देखो यहां पे तो ये दिख रहा होगा, ये 0 है, ये 1 2 3, यहां पे 5 आ जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना, आपको दिखना जरूरी है। दिस इज योर 5, फिर यहां पे 0 है बेटा, दिस इज द रीडिंग, यहां पे ऊपर गए 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 गए, ये 5 आ जाएगा यहां पे, फिर ऐसे ऐसे पीछे जाके फिर यहां पे देखो 45 लिखा है इसने, फिर 5 2 3 ऐसे करके ऐसे मार्किंग बनी हुई है इस पे। इस मार्किंग में देखोगे तो ये 0 है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे की तरफ से घूम के आएंगे, पीछे की तरफ से घूम के आएंगे और नीचे आके फिर से 45 आ गया। 45 से और 5 आगे जाओगे तो यहां पे 50 हो जाएगा। कितने डिवीजन बनाए हैं इन्होंने यहां पे? 50 डिवीजन बनाए। कितने डिवीजन बनाए इन्होंने यहां पे? 50 डिवीजन बना दिए हैं सर। तो बेसिकली यहां पे सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन दिख रहे हैं अभी आपको? सर मुझे जो दिख रहे हैं वो है 50 डिवीजन्स। ठीक है, वो मुझे क्या दिख रहे हैं? 50 डिवीजन्स। अब ये वाली बात याद करने की नहीं है कि सर सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन होते हैं, सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन होते हैं, कोई जरूरत नहीं याद करने की, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको 100 डिवीजन्स दे दे यहां पे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ 50 डिवीजन ही होंगे। हो सकता है 100 डिवीजन हो जाए, हो सकता है 500 डिवीजन हो सकता है 1000 डिवीजन हो सर्कुलर स्केल पे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई सिर्फ 50 डिवीजन ही होगा। वो 100 डिवीजन भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वर्नियर स्केल पे भी तो आपने बोला था ना। अरे रूल थोड़ी होता है सर। अरे यार याद करो, वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लीस्ट काउंट था वो 0.01 सेंटीमीटर था या फिर 0.1 मिलीमीटर था। तो मैंने बोला था ना कि याद करने वाली बात नहीं है कि जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर होगा, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा। वो तो डिपेंड करता है कि वर्नियर स्केल के कितना डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच करता है। 95% केसेस में यही हो रहा था कि 9 मेन स्केल डिवीजन जो थे वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच कर रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी तो आता है। याद है क्वेश्चन कराया था, लीस्ट काउंट चेंज हो गया था। हाँ, तो ऐसा कोई रूल नहीं है उसमें। ऐसा ये मत सोचना कि हमेशा 50 डिवीजन ही होगा, हमेशा 100 डिवीजन होगा। यहां पे डिवीजन चेंज हो जाएगा और डिवीजन चेंज होते ही आगे पढ़ोगे लीस्ट काउंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो थिम्बल है इससे पकड़ के आप क्या करते हो, इसको घुमाते हो। बेसिकली ये भी थिम्बल का ही पार्ट हो जाता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये पूरा पार्ट थिम्बल का ही रहेगा। आप इसको पकड़ के घुमाओगे तो एक रोटेशन करेगा। रोटेशन करने से ये जो स्पिंडल है ना बेटा, इस पे बनी होती है थ्रेडिंग्स। थ्रेडिंग कैसी होती है सर? तुमने देखा होगा, ये पे ऐसे स्क्रू वगैरह देखा है तुमने? तुम्हारे घर पे स्क्रू वगैरह होगा, उसको देखना, ऐसी थ्रेडिंग्स बनी होती है स्क्रू पे। याद है कुछ? स्क्रू देखा है तुमने? ऐसे ही होता है। हाँ सर बिल्कुल, ऐसे पेचकस फंसाते उसमें, ऐसे ऐसे घुमाते उसको। पेचकस फंसाया, घुमाया, भाई घुमाओगे तो स्क्रू आगे बढ़ेगा। हाँ सर बिल्कुल, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर आ जाएगा। ये भी तो वही काम कर रहा है।
अरे थिम्बल है, पकड़ के घुमा दो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बाहर आ जाएगा ये, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आगे जाएगा ये। सर ये स्पिंडल इस थिम्बल के साथ जुड़ा हुआ है, ये स्पिंडल इस थिम्बल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जैसे आपने थिम्बल को घुमाया, ये स्पिंडल आगे पीछे मोशन करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर बनी हुई है थ्रेडिंग्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसके ऊपर क्या बनी हुई है? थ्रेडिंग्स। ऐसे 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 करके थ्रेडिंग्स बनी हुई है इस पे बेटा। तो इस पे क्या है बेटा? थ्रेडिंग बनी हुई है। जैसे बॉटल का ढक्कन होता है ना, अरे बॉटल के ढक्कन को देखा होगा, पकड़ के घुमा दो, एक डायरेक्शन में घुमाओगे तो ढक्कन खुल जाता है, दूसरे डायरेक्शन में घुमाओगे ढक्कन बंद हो जाता है। ये भी तो वही बात है। तो थिम्बल को घुमाने से क्या होगा? बेसिकली ये जो स्पिंडल है वो आगे पीछे मोशन करता है बिकॉज ऑफ दिस थ्रेडिंग की वजह से। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और रूल बताता हूं, बड़ा शानदार बात है। एक रोटेशन करोगे, इसका एक रोटेशन करोगे तो एक थ्रेड पीछे आ जाएगी। सोचना खुद इस बात को। ये हमारे पास स्क्रू है, स्क्रू को मैंने इसमें यहां पे स्क्रू ड्राइवर से इसको फंसाया, एक राउंड घुमाऊंगा तो क्या ये एक थ्रेड आगे या पीछे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ मुझे। अरे घर पे तुम्हारे पास होगा स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू भी होगा, करके देख लो। एक रोटेशन घुमाओगे तो ये एक थ्रेड आगे बढ़ जाता है, दो रोटेशन घुमाओगे तो दो थ्रेड आगे बढ़ जाता है, तीन रोटेशन घुमाओगे तो तीन थ्रेड आगे बढ़ते हैं। अरे जितने बार घुमाओगे उतने बार स्क्रू आगे चला जाता है। मतलब कि एक रोटेशन करने पे इसका एक थ्रेड आगे बढ़ जाता है। वैसे अगर उल्टी डायरेक्शन में घुमाऊं, एक रोटेशन घुमाया तो एक थ्रेड बाहर आ गया, दूसरे रोटेशन में दूसरा थ्रेड बाहर आ गया। थ्रेड अब समझ गए ना, धागा नहीं है थ्रेड। यहां पे तुम सोच रहे होंगे सर यहां पे धागे की बातें क्यों कर रहे हो? अरे थ्रेड का मतलब ये, वो जो धारियां बनी होती है किसी भी स्क्रू के ऊपर, उसको थ्रेडिंग कहते हैं, थ्रेडिंग। ठीक है, चलो स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, पता नहीं, मुझे नहीं पता, देख लेना तुम, मैच कर लेना। सो पॉइंट यही है कि अगर आपने एक रोटेशन घुमाया, थिम्बल का अगर आपने एक पूरा रोटेशन कर दिया तो एक थ्रेड आगे या पीछे जाएगा, डिपेंड करता है आप थिम्बल को घुमा कौन से डायरेक्शन में रहे हो। अगर आपने थिम्बल को जैसे स्क्रू में कैसे करते हो, स्क्रू में ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमाया तो स्क्रू आगे जाता है। थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाया तो स्पिंडल आगे जाएगा, थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाया तो स्पिंडल आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा? अरे एक रोटेशन करा तो एक थ्रेड आगे बढ़ा, दो रोटेशन करे तो दो थ्रेड आगे बढ़े, तीन रोटेशन किया तो तीन थ्रेड आगे बढ़ा। समझ रहे हो ना थ्रेड आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? थ्रेड आगे बढ़ने का मतलब तो समझ रहे हो ना क्या होता है? ये एक थ्रेड, ये दूसरा थ्रेड, ये तीसरा थ्रेड, ये आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो एक रोटेशन से एक थ्रेड आगे बढ़ता है, एक रोटेशन से एक थ्रेड या तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे हटेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप रोटेट कौन से डायरेक्शन में कर रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि यहां पे जो एक थ्रेड का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बेसिकली इसके एक डिवीजन के बराबर है। क्या मतलब सर? अरे यहां पे जो थ्रेड का एक सेपरेशन है, जैसे कि ये दिस इज योर वन थ्रेड, ये जो एक थ्रेड है ना बेटा, ये जो एक थ्रेड है ना, वो बेसिकली इसके एक डिवीजन के बराबर है, मेन स्केल के। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा भी होता है क्या? आओ दिखाऊंगा तुम्हें, बैग चल के बताऊंगा। अगर मेन स्केल हमारा मिलीमीटर में है बेटा, सो अगर मेन स्केल हमारा मिलीमीटर में है तो वन मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर का हो जाएगा। ये तो हमने वहां पे वर्नियर कैलिपर में भी किया था ऐसा काम, ये वाला काम हमने वर्नियर कैलिपर में भी किया था, याद हो आपको? तो बोला था अगर मेन स्केल मिलीमीटर में होता है तो एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के जितना है। अगर मेन स्केल हमारा सेंटीमीटर में होता है तो 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर होता है। याद आया? कुछ नहीं आया? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? यही तो बोला था मैंने कि अगर मेन स्केल को आप सेंटीमीटर में लेते हो तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। नहीं है भरोसा मेरे पे? नहीं है ना भरोसा? तुम्हारे पास स्केल पड़ा है, अभी नॉर्मल स्केल है, उठा के देखो, उसमें उसका एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होगा। नहीं है ना भरोसा? करके देख लो, वही मिलेगा तुम्हें। वैसे ही अगर मेन स्केल हमारा मिलीमीटर में है तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है। अब तुम खुद ही समझदार हो यार, क्या 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर होता है? हाँ, क्या 0.1 सेंटीमीटर
1 मिलीमीटर होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है सर। बस हो गया, खत्म काम। तो क्या फर्क पड़ता है? मेन स्केल अगर मिलीमीटर में है तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर, मेन स्केल अगर सेंटीमीटर में तो 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। अरे कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, तुम तो स्मार्ट हो, तुम तो इंटेलिजेंट हो, रिलेशन जानते ही हो, कर लोगे ना ये काम। तो मैंने क्या बोला कि सर एक रोटेशन करने से एक थ्रेड या तो आगे होगा या फिर पीछे होगा, डिपेंड करता है। मैं अभी मानता हूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की, मैं मानता हूं एंटी क्लॉकवाइज। मैंने थिंबल को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पकड़ा, थिंबल को और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, थिंबल को ऐसे पकड़ा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। भाई जैसे मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो एक थ्रेड पीछे आया, जैसे मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे आता है, एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे खिसका और यहां पे 1 मिलीमीटर सामने आया। स्टार्टिंग में जब ये स्पिंडल और एनविल चिपके हुए होते हैं तो ये जो मेन स्केल की मार्किंग है ये गायब हो जाती, नहीं दिखती है, बिल्कुल भी नहीं दिखती। ठीक है, इनिशियली जब आपका स्पिंडल और एनविल एकदम कांटेक्ट में होंगे, ओवरलैप होंगे, जब स्पिंडल और एनविल बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे स्टार्टिंग में, है ना, तो ये जो मेन स्केल की जो मार्किंग्स है ना ये बिल्कुल भी नहीं दिखती, गायब हो जाती बिल्कुल। ये सर्कुलर स्केल इसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो जब आपने एक नया स्क्रू गेज लेने जाओगे, जब आप नया स्क्रू गेज, मैं चलो तुम्हें दिखाता हूं स्क्रू गेज की यहां पे भी बात है। ये देखो, जैसे यहां पे ये देखो, ये गैप इनका पास आ गया, इनका गैप पास आ गया, तो ये देखो ओवरलैप कर लिया। सर्कुलर स्केल डिवीजन ने मेन स्केल को ओवरलैप कर लिया है, सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल को ओवरलैप कर लिया है, डिस्टेंस कम हो गया है। और डिस्टेंस कम करोगे कैसे? सर इसको घुमा देंगे, इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाने से और आगे बढ़ेगा, पूरा क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये पूरा चिपक गया इसके साथ आके। जैसे ये इसके साथ चिपका, मैंने देखा ये मेन स्केल जो है ना ये पूरा गायब हो जाएगा, ये मेन स्केल पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ इसका एक जीरो दिखेगा जो कि ओवरलैप करता है किसके, सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ। अगर ये पूरा गैप खत्म करना है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाने से ये क्या स्पिंडल जो है हमारे आगे चल जाएगा एनविल के पास, स्पिंडल हमारा एनविल के पास चला जाएगा, ये गैप खत्म हो जाएगा। गैप खत्म होते ही ये जो मेन स्केल है ये गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कुलर स्केल है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी जाके, ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर चढ़ जाएगी और मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एक रोटेशन घुमाया तो एक डिवीजन दिखेगा, 2 रोटेशन घुमाए तो 2 डिवीजन दिखेंगे, 3 रोटेशन घुमाए तो 3 डिवीजन दिखेंगे, 4 रोटेशन घुमाए 4 डिवीजन दिखेंगे। भैया मुझे एक बात बताओ, 4 रोटेशन में यहां पे 4 डिवीजन दिख रहा है, 4 रोटेशन में यहां पे 4 डिवीजन दिखेंगे, यहां पे 4 थ्रेड पीछे आ चुके हैं हम लोग, यही तो बोला था मैंने। अरे भैया एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे आएगा, क्या बोले, एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे आया तो एक डिवीजन नजर आया, एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे आया तो एक डिवीजन नजर आया। एक डिवीजन यहां पे कितना है, 1 मिलीमीटर का है। इस थिंबल का एक रोटेशन, इस थिंबल का एक रोटेशन इज इक्वल टू एक थ्रेड पीछे आता है, एक थ्रेड पीछे आया तो यहां पे ये पीछे खिसकेगा, खुद ही सोचो, इसको घुमाया एक थ्रेड पीछे आया तो ये पीछे खिसकेगा, ये सर्कुलर स्केल पीछे खिसकेगा, पीछे कितना खिसकेगा, एक डिवीजन दिखाने के लिए। कितना पीछे की तरफ खिसकेगा, ताकि एक डिवीजन दिख सके, एक डिवीजन बोले तो 1 मिलीमीटर। यहीं से लीस्ट काउंट की बात आने वाली है अभी, यहीं से लीस्ट काउंट की बात आने वाली है अभी। कैसे आएगी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लो, पहले इससे रिलेटेड कुछ बातें देख लो। बता दूं क्या? नहीं, पहले बात। हाँ भाई, तो ये देखो जैसा कि मैंने बोला था, फिक्स्ड जॉ होते हैं, ये स्पिंडल है, ये एनविल है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है आपको। जिस भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकाल रहे हो आप क्या करोगे, ये एनविल है, इसको एनविल कहते हैं ना, और ये क्या है, स्पिंडल है, तो स्पिंडल और एनविल के बीच ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना पड़ेगा। यहां पे मेन स्केल है बेटा जो कि मिलीमीटर में चलता है, ये सर्कुलर स्केल है जिसके हमें सिर्फ डिवीजन से मतलब है। यहां पे देखो 50 डिवीजन है इसके, ये देखो 50 डिवीजन है इसके, तो ये वाला सर्कुलर स्केल में कितने 50 डिवीजन है। कोई और सर्कुलर स्केल आएगा जिसमें 100 डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। ये स्लीव बेटा फिक्स्ड होता है, ये सर्कुलर स्केल जो है वो आगे पीछे मूव होता रहता है, ये सर्कुलर स्केल आगे पीछे मूव होता रहता है। ये जो स्पिंडल है बेटा इसमें लगे होती है थ्रेडिंग्स, तो ये बिल्कुल ऐसी वाली कहानी होगी कि ये जो जैसे स्क्रू होता है ना सर हमारे पास, जैसे स्क्रू होता है ना बेटा अपने पास, तो स्क्रू में कैसा होता है कि सर ये इससे अटैच्ड है,
जैसे आप इसको घुमाओगे एक थ्रेड पीछे आएगा, है ना। जैसे आपने इसको पकड़ के ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमते ये पीछे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते पीछे आएगा। कितना पीछे आएगा सर? एक थ्रेड पीछे आएगा, ये एक थ्रेड पीछे आ गया। फिर एक और बार घुमाया तो एक और बार घुमाने से एक थ्रेड और पीछे आएगा। समझ रहे हो ना बात को? जैसे कील वो बोलते हैं ना, स्क्रू है सर दीवार में फंसा हुआ है, ये तो दीवार में स्क्रू फंसा हुआ है, ये दीवार है अपनी पूरी, है ना। तो आपने क्या किया, इसको पकड़ा, एक रोटेशन घुमाया, एक रोटेशन घुमाने से ये कितना पीछे आ जाएगा सर? एक रोटेशन घुमाया तो ये पता है कहां आएगा अभी? ये आ जाएगा यहां ऐसे। ये एक रोटेशन घुमाने से वन थ्रेड पीछे आ जाता है। फिर दो रोटेशन घुमाने से दो थ्रेड पीछे आ जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? तीन रोटेशन घुमाने से तीन थ्रेड पीछे आ जाएंगे। ये तीन थ्रेड पीछे आ गए। स्क्रू बाहर आ रहा है दीवार में से, अब स्क्रू बाहर आ रहा है दीवार में से। अब यही तो बात यहां पे भी है। अरे एक रोटेशन घुमाया तो ये स्पिंडल एक थ्रेड पीछे आया, दो रोटेशन घुमाया तो ये स्पिंडल दो थ्रेड पीछे आया, तीन रोटेशन घुमाया तो ये स्पिंडल तीन थ्रेड पीछे आया। और कहा जाता है इस स्क्रू गेज को ऐसे बनाया गया है कि इसका जो एक थ्रेड होता है वो इसके एक डिवीजन के बराबर है। क्या बात है? इसका जो एक थ्रेड है बेटा वो बेसिकली वन डिवीजन के बराबर है, वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, वन मेन स्केल डिवीजन। यानी कि एक रोटेशन में हम वन मेन स्केल डिवीजन को कवर करते हैं। यानी एक रोटेशन में अगर मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक थ्रेड यानी कि वन मेन स्केल डिवीजन के, एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे आया यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन नजर आया। अरे ऑब्वियस ही बात है, सर्कुलर स्केल मूव करता है ना तो सर्कुलर स्केल पीछे हटता जाएगा। जैसे ये स्पिंडल पीछे जाएगा सर्कुलर स्केल पीछे जाएगा, सर्कुलर स्केल पीछे जाएगा तो ये मेन स्केल की रीडिंग नजर आने लगेगी। ये मेन स्केल की रीडिंग अगर नजर आ रही है तो पहले कितनी नजर आएगी? एक डिवीजन। फिर दो रोटेशन करे तो दो डिवीजन नजर आएंगे, तीन रोटेशन करे तीन डिवीजन नजर आएंगे, चार रोटेशन किए चार डिवीजन नजर आएंगे, 100 रोटेशन करने पे 100 डिवीजन नजर आ जाएंगे इसके हमें। समझ गए बात को? तो एक रोटेशन में वन मेन स्केल डिवीजन नजर आता है। अगर ये मेन स्केल आपने मिलीमीटर्स में लिया है बेटा तो मिलीमीटर में वन डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो एक रोटेशन में हम जो चलते हैं वो 1 मिलीमीटर होता है। बेटा डिवीजन पे फिर डिपेंड करती है कहानी। एक रोटेशन में आप कितने डिवीजन की बात करते हो? सर अगर यहां पे 50 है तो एक रोटेशन में हम 50 सर्कुलर स्केल डिवीजंस कवर करते हैं। क्या बात सही है? अगर यहां पे 50 डिवीजन है बेटा, या देखो सर्कुलर स्केल पे क्या लिखा है 50, तो अगर यहां पे 50 डिवीजन है तो बोलो एक रोटेशन में 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन किए हमने कवर। एक रोटेशन में हम 1 मिलीमीटर चलते हैं तो 1 मिलीमीटर कवर करने के लिए 50 डिवीजन हमने कवर किए बेटा, है ना। तो भाई एक डिवीजन में हम कितना मिलीमीटर कवर करते हैं बेटा? इट्स 1/50। सॉल्व करा 0.02 मिलीमीटर। ये क्या बात हुई सर? अरे यार सीधी सी बात है, एक रोटेशन में आपने 50 डिवीजन कवर किए कि नहीं किए? सर्कुलर स्केल पे 50 मार्किंग दे रखी है। अरे सर्कुलर स्केल पे 50 मार्किंग है। चलो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं। मेरे पास एक कड़ा है, ठीक है, घूम सकता है ये बढ़िया तरीके से। इस पे मैं मार्किंग्स कर देता हूं, ठीक है। इस पे मैंने पूरे मार्किंग कर दी। कितनी मार्किंग की? 50। मैंने क्या किया? इस पे 50 मार्किंग्स कर दी। अगर मैं इसको एक रोटेशन घुमा दूं, क्या बोले? इस पे मैंने 50 मार्किंग्स किए, अगर मैं इसको एक रोटेशन घुमा दूं तो मैं कितने डिवीजन को कवर करता हूं? वही 50। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 50 मार्किंग्स है सर, इसके ऊपर 50 डिवीजन है। तो एक रोटेशन में क्या सारे डिवीजन कवर हो जाएंगे? हाँ सर, एक रोटेशन में सारे डिवीजन कवर हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है, इसके ऊपर तुम 100 मार्किंग्स कर लो, 100 डिवीजन बना दो और एक रोटेशन घुमा दो। एक रोटेशन घुमाया तो कितने डिवीजन कवर किया आपने? 100। अगर इसके ऊपर 50 डिवीजन है तो एक रोटेशन में 50 डिवीजन कवर करते हो। अगर इसके ऊपर 100 डिवीजन है तो एक रोटेशन में बेटा इसके 100 डिवीजन आप कवर करते हो। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट अबाउट द लीस्ट काउंट, सो लीस्ट काउंट इज एक्चुअली द मिनिमम मेजरमेंट जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। सो लीस्ट काउंट इज एक्चुअली द मिनिमम मेजरमेंट जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या 1 मिलीमीटर इज द मिनिमम मेजरमेंट?
या फिर क्या 50 सर्कुलर डिवीजन, 50 डिवीजन इज द मिनिमम मेजरमेंट? नहीं तो सर एक रोटेशन किया तो 1 मिलीमीटर आया, नहीं, इससे भी कम हो सकता है क्या? सोचते हैं, चलो सोचते हैं। अब समझना बात को, है ना। एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर था और एक रोटेशन में अगर 50 डिवीजन थे तो यहां से लीस्ट काउंट आपने निकाला। ये कैसे निकाला सर? ये कैसे निकाला? आओ जरा इसका फील देता हूं तुम्हें, ध्यान से समझना। एक रोटेशन में एक रोटेशन में हमने बोला कि जो कवर कर रहा है 1 मिलीमीटर था। हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना, कोई बुरी बात थोड़ी बोल दी मैंने सर। तो एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर कवर कर रहा था। ऑल्सो एक रोटेशन में वो 50 डिवीजन भी कवर कर रहा था, 50 डिवीजन कवर कर रहा था। एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर भी कवर कर रहा था, एक रोटेशन में 50 डिवीजन भी कवर कर रहा था। एक बात बताओ, क्या जरूरी है एक रोटेशन पूरा ही करें हम लोग? हमें तो मिनिमम मेजरमेंट चाहिए ना। देखो भाई, ये मिनिमम मेजरमेंट तो नहीं हो सकती सर, आपने पूरा उसको रोटेट किया है, जरूरी है क्या पूरा ही रोटेट करो? आधा रोटेट करे तो, हाफ रोटेशन करे तो, आधे रोटेशन में वो कितने डिवीजन देगा? 25 डिवीजन देगा। अरे क्या बात है सर, क्या सर इससे भी कम रोटेशन कर सकते हैं कि उसका? हाँ बिल्कुल करो यार, बिल्कुल करो। अरे हाँ भाई कर सकते हो ना। एक रोटेशन में 50 डिवीजन दिए तो एक डिवीजन कितने रोटेशन में मिलेगा अपने को? समझो, एक रोटेशन में 50 डिवीजन दिए, आधा रोटेशन किया तो 25 डिवीजन मिले, उससे भी कम रोटेशन करूंगा तो उससे भी कम डिवीजन मिलेंगे मेरे को। सही है, उसको रोटेट किया तो हमारे पास 50 डिवीजन हुए, है ना। एक रोटेशन में 50 डिवीजन कवर किए, आधा रोटेट किया तो 25 डिवीजन, और कम रोटेट करूंगा और कम डिवीजन, और कम रोटेट किया और कम डिवीजन, हल्का सा घुमाया तो और कम डिवीजन। तो यार मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे तो मिनिमम डिवीजन चाहिए ना, मिनिमम मेजरमेंट चाहिए। तो भाई जब मैं एक रोटेशन करता हूं तो 1 मिलीमीटर का मुझे मेजरमेंट मिलता है, मुझे 1 मिलीमीटर का चाहिए नहीं। ये लीस्ट थोड़ी हुआ सर, ये तो आपने पूरा रोटेट किया ना तो जाके 1 मिलीमीटर मिला। अब जरूरी थोड़ी कि पूरा ही रोटेट करूं, मुझे तो मिनिमम मेजरमेंट चाहिए था। तो मिनिमम मेजरमेंट तो तब भी मिलेगा जब मैं छोटा सा रोटेट करूंगा, एक बार हल्का सा घुमा दूं उसको बस। मैं समझ रहे हो बात को? देखो भाई क्या है कि इसको एक रोटेशन करने से 50 डिवीजन मिलते हैं, तो यहां पे 1 मिलीमीटर नजर आता है ना। एक रोटेशन किया 50 डिवीजन हुए तो जाके 1 मिलीमीटर नजर आया। मैंने बोला यार एक रोटेशन क्यों करूं मैं चाहूं तो इसका आधा रोटेशन भी तो कर सकता हूं, करो, कौन मना करता तुम्हें? तो सर उसमें 25 डिवीजन मिलेंगे और यहां पे 1/2 मिलीमीटर मिलेगा। अरे भैया एक रोटेशन किया तो 1 मिलीमीटर मिला, 1/2 रोटेशन किया, आधा रोटेशन किया तो आधा मिलीमीटर मिलेगा, उससे भी कम रोटेशन किया तो उससे भी कम मिलीमीटर मिलेगा आपको। समझ रहे हो ना बात को? तो यहां पे एक रोटेशन करने से 1 मिलीमीटर यहां का मिलता है, आधा रोटेशन करने से आधा मिलीमीटर यहां का मिलता है। तो एक बात बताओ, क्या मैं मिनिमम मेजरमेंट के टाइम पे उसको थोड़ा सा घुमा दूं, तो थिम्बल को पकड़ के थोड़ा सा घुमा दूं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा घुमाना है। एक रोटेशन में 50 डिवीजन लेते हैं, मैं बस उसको एक डिवीजन घुमाता हूं, मैं बस उसको एक डिवीजन घुमाऊंगा सिर्फ, मैं और नहीं घुमाऊंगा, 50 डिवीजन नहीं घुमाऊंगा, सिर्फ एक डिवीजन की बात करता हूं। सो इट विल बी 1/50 रोटेशन। अरे भैया एक रोटेशन में 50 डिवीजन करते हो, थोड़ा सा घुमाया, सिर्फ एक डिवीजन घुमाया। अभी आप क्या कर रहे हो? 50 डिवीजन घुमाते हो उसको, एक रोटेशन मतलब 50 डिवीजन घुमाया। नहीं घुमाएंगे 50 डिवीजन हम लोग, हम सिर्फ उसको थोड़ा सा रोटेट करें, कितना? सिर्फ एक डिवीजन। अरे यही तो बताया मैंने तुम्हें, अब बार बार बताना पड़ेगा यार। क्या बोले कि भाई एक रोटेशन में 50 डिवीजन, तो मैंने इसमें 50 डिवीजन मार्क किए मार्क। एक रोटेशन घुमाए, 50 डिवीजन घूमे, एक रोटेशन में 50 डिवीजन घुमा। सर जरूरी है क्या एक रोटेशन करूं? एक रोटेशन ना करके हल्का सा घुमा दूं, एक रोटेशन ना करके हल्का सा घुमाया। हल्का सा घुमाया मतलब कितना? 50 डिवीजन नहीं किया, आधा भी नहीं किया, उससे भी कम, एक डिवीजन। 50 डिवीजन बने हुए, एक रोटेशन किया, 50 डिवीजन घुमा। सर 50 डिवीजन क्यों घुमाए हम लोग? हमें तो मिनिमम मेजरमेंट चाहिए ना। तो मिनिमम तो अगर थोड़ा सा घुमा दूं इसको तो भी काम बन जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं तो भी काम बन जाएगा। 50 डिवीजन घुमाने की क्या जरूरत है इसको? तो मैं भी यही कह रहा हूं, 50 डिवीजन घुमाने की क्या जरूरत है? आप तो थोड़ा सा घुमा दो, बस एक डिवीजन घुमाया मैंने। तो भाई जब मैं एक डिवीजन घुमा रहा हूं दैट मींस मैं कितने रोटेशन ले रहा हूं? 1/50 रोटेशन। एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर लेते हैं, तो भैया एक डिवीजन जब आप घुमाते हो बेटा इसको,
तो आप इसमें क्या लेते हो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50। अरे एक रोटेशन में कितना कवर किया था 1 मिलीमीटर, तो एक रोटेशन की जगह 1 मिलीमीटर लिख दिया, बाकी 50 में। सो एक डिवीजन जब आपने घुमाया तो कितना दिखेगा आपको, एक डिवीजन रोटेशन में मुझे 0.02 मिलीमीटर नजर आएंगे। एंड दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट जो मैं कर सकता हूं, दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट जो मैं करता हूं, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो यहां पे अगर 50 डिवीजन की बातें हो रही है तो लीस्ट काउंट होगा 0.02 मिलीमीटर। इसी का सेकंड केस में कहता हूं, इफ सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन देन लीस्ट काउंट विल बी। चलो भाई, अभी तक सर्कुलर स्केल के पास 50 डिवीजन थे, अभी तक सर्कुलर स्केल के पास 50 डिवीजन थे, अब सर्कुलर स्केल के पास 100 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट कितना होगा फिर। अभी तक सर्कुलर स्केल के पास 50 डिवीजन थे, तो एक रोटेशन में 50 डिवीजन नजर आते थे मुझे। अब सर्कुलर स्केल के पास 100 डिवीजन है, तो एक रोटेशन में कितने डिवीजन घूमेंगे 100। तो यहां पे लिखता हूं, एक रोटेशन में जो घूमेंगे वो है 100 डिवीजन। तो सर मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हो, सर ये तो 100 डिवीजन का मेजरमेंट है, 100 डिवीजन का मेजरमेंट है ये तो। अरे एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर चले, यानी कि 100 डिवीजन घुमाने से 1 मिलीमीटर मिलता है, 100 डिवीजन घुमाने से 1 मिलीमीटर मिलता है। सबसे लीस्ट मेजरमेंट कितना हो सकता है, एक डिवीजन का। अरे पूरा रोटेट करा तो 100 डिवीजन घूमे हैं भाई, तो एक काम करो ना, मिनिमम मेजरमेंट चाहिए तो एक डिवीजन घुमा देते हैं इसको हम लोग। सो एक डिवीजन घुमाने के लिए आपको जो मिलता है कितना मिलेगा, एक डिवीजन घुमाने में इट इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करा एंड योर आंसर कम्स आउट बी 0.01 मिलीमीटर। बेटा क्या ये लीस्ट काउंट हो गया, जी सर ये हमारा लीस्ट काउंट होता है। तो मैंने कहा, क्या कहा तुम लोगों से, लीस्ट काउंट के लिए उनको याद मत रखो, ये मत याद रखो कि हाँ सर लीस्ट काउंट हमेशा 0.02 होगा या लीस्ट काउंट हमेशा 0.01 होगा। वो तो डिपेंड करता है ना कि सर्कुलर स्केल के पास कितने डिवीजन है। अगर सर्कुलर स्केल के पास 50 डिवीजन है तो लीस्ट काउंट हो गया 0.02। अगर सर्कुलर स्केल के पास 100 डिवीजन है तो लीस्ट काउंट हो गया 0.01 मिलीमीटर। अगर सर्कुलर स्केल के पास 1000 डिवीजन होते तो सर, अगर सर्कुलर स्केल के पास 1000 डिवीजन होते तो लीस्ट काउंट होता 0.001 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट के लिए याद मत रखो इसको, बस ये समझो कि डिवीजन कितने थे। एक रोटेशन करते हो तो इसमें 100 डिवीजन घूमता है वो। भैया एक रोटेशन में 100 डिवीजन घूमा, मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकता हूं, एक डिवीजन का। सर 100 डिवीजन में 1 मिलीमीटर कवर करता है वो, 100 डिवीजन में 1 मिलीमीटर कवर करता है वो। तो सर एक डिवीजन में कितना करेगा, एक डिवीजन में वो करता है 1/100 यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ये मिनिमम मेजरमेंट होता है बेटा। दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट जो किसी स्क्रू गेज से मैं कर सकता हूं, और इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। समझ आती है बात सारी, पक्का नोट कर लो यार। देखो नोट करने वाली बातें हैं, नोट तो करना बनता है। तो अगर कोई तुमसे बोले कि भाई मिनिमम कितना आप मेजरमेंट कर सकते हो, तो बोलना भैया एक रोटेशन करता हूं तो पूरे डिवीजन कवर हो जाते हैं सर इसके, एक रोटेशन करता हूं तो 50 डिवीजन घूम जाते हैं, तो उसमें 1 मिलीमीटर नजर आता है मुझे। भैया 50 डिवीजन घूमने से 1 मिलीमीटर नजर आया, 1 मिलीमीटर इज नॉट द मिनिमम मेजरमेंट, 50 डिवीजन इज नॉट द मिनिमम मेजरमेंट, हमें तो मिनिमम मेजरमेंट चाहिए। तो बेटा मिनिमम मेजरमेंट कब होगा, जब आप इसका सिर्फ एक डिवीजन घुमाओगे। तो सर्कुलर स्केल का सिर्फ एक डिवीजन घुमा दो, फिर देखो कितना मेजरमेंट मिलता है आपको। तो सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन घुमाने से मुझे यहां पे जो मेजरमेंट मिलता है वो डिपेंड करता है कि सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने हैं। अगर 50 डिवीजन है तो वो मिलेगा 0.02 मिलीमीटर, अगर 100 डिवीजन है तो वो मिलता है 0.01 मिलीमीटर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिपेंडिंग ऑन द डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। चलिए भाई, आई थिंक अभी समझ आती, लीस्ट काउंट की कहानी तो समझ आती होगी, है ना। बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बारे में कुछ और बेसिक सी बातें बता देता हूं मैं तुम लोगों को, ये सारी बातें अब आप जानते हो। द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड इज पुट बिटवीन द जॉज। जॉज मतलब सर एक तो
स्पिंडल और एनविल है ना, उनके बीच में आपको रखना है। जॉज यहां पे बेसिकली स्पिंडल और एनविल के लिए रिप्रेजेंट किया गया बेटा, ये फिक्स्ड जॉज, ये स्पिंडल, ये एनविल, स्पिंडल एनविल, दीज आर द जॉज है ना। ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखा जाता है, ठीक है सर। द स्लीव इज अ हॉलो पार्ट, ये जो स्लीव होता है जिसपे मेन स्केल बना हुआ है, इट इज अ हॉलो पार्ट विच इज फिक्स्ड विद द फ्रेम एंड द मेन स्केल इज प्रिंटेड ऑन इट। स्लीव के ऊपर मेन स्केल प्रिंटेड होता है पूरा। हाँ सर बिल्कुल, हम भी समझते हैं बात तो, कि जो स्लीव है इस पे पूरा मेन स्केल प्रिंटेड है। दिस इज द स्लीव बेटा, ये फिक्स स्लीव होता है ना, इस पे मेन स्केल प्रिंटेड होता है। बहुत बढ़िया, सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। द स्पिंडल एंड द थिम्बल, मैंने क्या बोला था, जो वो स्पिंडल है, स्पिंडल कौन सा है सर, जिसपे थ्रेड बने हुए हैं। स्पिंडल कौन सा होता है बेटा, स्पिंडल ये होता है सर जिसपे थ्रेड बने हुए हैं, दिस इज द स्पिंडल। स्पिंडल और ये थिम्बल दोनों आपस में अटैच्ड होते हैं और ये घूमते हैं साथ में, ठीक है। तो क्या बोले, द स्पिंडल एंड द थिम्बल आर वेल्डेड, वेल्डेड मतलब अटैच्ड है साथ में, एंड मूव टुगेदर बाय मींस ऑफ अ स्क्रू, भाई स्क्रू के जरिए से एक साथ मूव करते हैं। ऑब्वियस ये बात है सर, जितना मैं थिम्बल को घुमाऊंगा उतना ही मेरा स्पिंडल जो है वो घूमेगा और आगे पीछे मूव करेगा, है ना। द सर्कुलर स्केल इज प्रिंटेड ऑन द थिम्बल, सर्कुलर स्केल को थिम्बल पे प्रिंट किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल सर, ये बात भी पता है कि सर्कुलर स्केल को प्रिंट किया जाता है थिम्बल पे, जैसा कि आपको दिख रहा था। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 100 डिवीजन। देखो भाई, ये 100 डिवीजन वाला केस हमारे पास अक्सर पूछा जाता है, कभी कभार 50 डिवीजन की बातें भी आ जाती है। मैंने आपको दोनों के लिए लीस्ट काउंट बताए हैं। अगर 100 डिवीजन होंगे सर्कुलर स्केल पे तो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, अगर 50 डिवीजन होंगे तो लीस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। तो मैंने दोनों के लिए आपको इस चीज को सॉल्व करा दिया, ठीक है सर। मेन स्केल को हम जनरली मिलीमीटर्स में लेते हैं, समटाइम इट आल्सो हैज द हाफ ऑफ मिलीमीटर मार्क्ड बिलो द मिलीमीटर मार्क, ठीक है। देखो भाई, ये हाफ ऑफ द मिलीमीटर मार्क किया होता है, ताकि आप कभी आधा घुमाओ तो उसमें आधे मार्किंग के बारे में पता चल जाए, है ना। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, बस इतना सा याद करो, इतना सा कंसिडर करो कि मेन स्केल में मिलीमीटर्स में मार्किंग होती है बेटा। ये जो मेन स्केल पे मार्किंग होती है इसी को हम पिच भी कहते हैं। ये जो मेन स्केल पे मार्किंग होती है ना, इसको हम पिच कहते हैं। तो आगे चल के अगर आपको पिच जैसी शब्द सुनाई देने को मिले, है ना, पिच जैसे शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं कहीं पे, तो समझ जाना कि दीज आर एक्चुअली द मार्किंग ऑन द मेन स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। हाँ समझ गए सर अब तो, जब पिच ऑफ द स्क्रू गेज यानी कि जो मार्किंग ऑफ द स्क्रू गेज है वो किस में, मिलीमीटर में। सो देयर आर 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल, एंड इफ पिच इज 1/2 मिलीमीटर देन देयर आर 1/2 मिलीमीटर मार्क ऑल्सो। यानी कि अगर पिच यहां पे 1 मिलीमीटर है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेन स्केल पे जो मार्किंग है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर की है। पिच अगर 1 मिलीमीटर दे रखा है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेन स्केल का एक डिवीजन जो है वो मिलीमीटर है। चलिए भाई, सो आई थिंक अभी सारी बातें समझ आ रही है थोड़ा थोड़ा सा, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे कितने 100, ये 90 तक आ गया सर, 100 डिवीजन। ये देखो स्पिंडल, यहाँ पे ये स्पिंडल होता है, ये थिम्बल होता है ना, ये थिम्बल होता है, ये स्पिंडल होता है। तो ये देखो स्पिंडल पे थ्रेडिंग बनी होती है, तो आप जैसे ही थिम्बल को पकड़ के घुमाते हो तो ये थ्रेडिंग आगे पीछे, मतलब ये भी घूमती है, जिसकी वजह से आगे पीछे मूव करता है। फिर स्क्रू देखा ये तुमने ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कहते हैं भाई, भाई माइक्रो स्क्रू पे बेस्ड है, और जो मेजरमेंट्स वगैरह होती है वो चाहती है आप लेके जा सकते हो उसको कहीं पर, मतलब माइक्रोमीटर तक भी लेके जा सकते हो, इवन उससे भी ज्यादा तक लेके जा सकते हो उसको। तो जस्ट अ नेम है ना। तो स्क्रू गेज इज यूज्ड टू मेजर क्लोजली अप टू 1 मिलीमीटर बाय 100, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ये क्या हुआ, हाउ कैन इट डिवाइड 1 मिलीमीटर इन 100 पार्ट्स? ये सवाल है क्या कि स्क्रू गेज मेजर कर सकता है अप टू 1 मिलीमीटर अपॉन 100, पर ये क्या हुआ सर, आपने जो मेन स्केल का 1 मिलीमीटर था उसको 100 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया? यार यही तो बात यहां कर रहे थे इतनी देर से। क्या मैंने 1 मिलीमीटर को 100 डिवीजन में किया? क्या एक रोटेशन में 100 डिवीजन कवर होते हैं, एक रोटेशन में 100 डिवीजन कवर होते हैं, और एक रोटेशन में यहां पे 1 मिलीमीटर का आपको लेंथ भी पता चलता है। क्योंकि जैसे आप थिम्बल को घुमाओगे वो जो सर्कुलर स्केल है वो पीछे की तरफ आएगी, जैसे आप थिम्बल को पकड़ के घुमाओगे बेटा ये जो सर्कुलर स्केल है वो पीछे की तरफ आएगी, और जैसे जैसे सर्कुलर स्केल पीछे आएगी जो मेन स्केल की मार्किंग है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो आपने एक रोटेशन घुमाया तो ये जो सर्कुलर स्केल है वो पीछे आया, पीछे आते ही आपको मेन स्केल की मार्किंग दिख जाती है। कितनी मार्किंग दिखती है सर? 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन, जो कि हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है।
तो ये तो बोला था भैया एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे आता है, एक थ्रेड पीछे जो आता है वो 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। तो मैं बोल देता हूं कि एक रोटेशन में 1 मेन स्केल डिवीजन नजर आता है, तो एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर ये पीछे आ जाता है। बात तो वही है। तो अगर वो बोलता है कि सर ये कैसे रिलेट किया, तो इसका रिलेशन मैंने आपको बता दिया कैसे मैंने रिलेट किया है। तो हाउ कैन इट डिवाइड 1 मिलीमीटर इन 100 पार्ट, वो मैं आपको बता दिया है। सो टू डिवाइड 1 मिलीमीटर इन 100 पार्ट अ स्क्रू इज यूज्ड। ऑब्वियस ये बात है सर, स्क्रू का ही यूज हो रहा है वहां पे भी। स्पिंडल क्या है बेसिकली, जो स्पिंडल है वो क्या है, स्क्रू ही तो है एक तरह का। तो जो स्पिंडल है वो एक तरह का क्या है, स्क्रू ही तो है बेटा। स्पिंडल पे भी थ्रेडिंग बनती है जैसे स्क्रू पे होती है ना। इन 1 रोटेशन द स्क्रू या फिर जो स्पिंडल है वो मूव करता है फॉरवर्ड 1 मिलीमीटर। ये तो बात आपको भी बताई थी मैंने कि एक रोटेशन में जो स्पिंडल है बेटा वो एक थ्रेड मूव करता है। एक रोटेशन में जो स्पिंडल है वो एक थ्रेड मूव करता है। एक थ्रेड जो होता है वो 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है, जो कि बेसिकली 1 मिलीमीटर है। तो एक रोटेशन में स्क्रू मूव करता है 1 मिलीमीटर। दिस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पिच ऑफ द स्क्रू। तो पिच क्या है, इट इज एक्चुअली द मेन स्केल डिवीजन, है ना। चलिए भाई, द रोटेशन ऑफ द स्क्रू और द स्पिंडल इज डिवाइडेड इन 100 पार्ट्स कॉल्ड द सर्कुलर स्केल, हेंस 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट। तो जो बातें मैं इतनी देर से समझा रहा था वो यहां पे अच्छी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखी हुई है, तुम देख लेना बस। ठीक है, वही स्पिंडल की बात है बेटा। स्पिंडल को क्या करते हैं हम लोग, थिम्बल को पकड़ के घुमाते हैं। थिम्बल और स्पिंडल दोनों चिपके हुए हैं, वेल्डेड है। तो थिम्बल को घुमाया, स्पिंडल भी घूमेगा। स्पिंडल क्या है, स्क्रू है सर। स्क्रू का रूल तो हम जानते हैं, स्क्रू को जितना घुमाओगे उतना वो आगे जाएगा, या जितना एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे उतना वो पीछे आएगा। तो यहां पे सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। छापना है छाप लो, तुम्हारी मर्जी है। डायग्राम वो है तुम्हारे सामने, बना सकते हो उसको। कर लिया नोट सभी ने। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पिच के बारे में थोड़ी बातें समझ लेते हैं बेटा। पिच क्या होता है, तो मैंने क्या बोला, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड। मैंने क्या बोला भाई, एक थ्रेड जो पीछे आ रहा था सर, एक थ्रेड जो पीछे आ रहा था, दैट इज द थिंग। तो एक थ्रेड जो था बेटा, है ना, ये होता है ना एक थ्रेड और एक ये थ्रेड। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड पिच। और बेटा ये किसके बराबर होती है, ये सर एक थ्रेड है, ये दिस इज 1 थ्रेड, ये पिच के बराबर है, और इट इज द 1 मेन स्केल डिवीजन। याद आया कुछ। और ये कब आती है, ये 1 रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन, 1 रोटेशन के बराबर भी होती है। ये सारी बातें बता चुका ना मैं आपको, ये बता चुका ना कि एक थ्रेड जो था बेटे क्या बोला, 2 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो पिच के बराबर है। वही तो मेन स्केल डिवीजन है, वही तो 1 रोटेशन होता है। अरे सब बराबर ही तो है, तो ये पिच ही होता है बेटा, है ना। इट इज द डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन। अरे सही बात है, अरे एक रोटेशन में जो डिस्टेंस स्क्रू मूव करेगा दैट इज कॉल्ड द पिच। एक रोटेशन में स्क्रू जो डिस्टेंस मूव करता है दैट इज कॉल्ड द पिच। इट इज द मार्किंग ऑन द मेन स्केल, ऑब्वियसली बात, इट इज द मार्किंग ऑन द मेन स्केल। तो यहां से बेटा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनता है, इट इज नथिंग बट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। बेटा सर्कुलर स्केल डिवीजन को मैं CSD बोलूं तो चलेगा ना, सर्कुलर स्केल डिवीजन को CSD बोलूं तो चलेगा क्या? क्या यही फॉर्मूला हमने वहां पे भी पढ़ा था? आओ दिखाते तुम लोगों को। बेटा यहां पे आओ जरा, मैंने क्या बोला, ये मिनिमम मेजरमेंट है। 1 डिवीजन जो है बेटा, दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट सर। सो ये मिनिमम मेजरमेंट है। तो 1 डिवीजन जो होता है ये मिनिमम मेजरमेंट होता है। इट इज 1 मिलीमीटर अपॉन 100 डिवीजन। अरे बोलो 1 मिलीमीटर मतलब 100 डिवीजन, तो 1 डिवीजन बोले तो 1 मिलीमीटर बाय 100। यार एक बात बताओ, क्या ये पिच नहीं थी? क्या ये पिच नहीं थी सर? इट इज द 1 मेन स्केल डिवीजन। जी हां। क्या यहां पे ये सर्कुलर स्केल डिवीजन नहीं है? क्या ये सर्कुलर स्केल डिवीजन नहीं है? कितने हैं यहां पे? 100 है सर डिवीजन। हाँ बिल्कुल। तो क्या लीस्ट काउंट आपके पास पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन नहीं आया? यहां पे आओ, क्या ये पिच नहीं थी? हाँ सर, पिच यही होती है। पिच इज द 1 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो पिच होता है। क्या ये मेरे पास CSD नहीं था सर? सर्कुलर स्केल डिवीजन, हाँ बिल्कुल था। सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 थे। तो क्या लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, क्या लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन नहीं बना? क्या बोला?
एक रोटेशन में जो डिस्टेंस दिखाता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन का। यही तो बोल रहा हूं इतनी देर से कि एक रोटेशन में जो आपको नजर आता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल अगर हमारा मिलीमीटर्स में है बेटा तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। ये तो बातें कर रहे इतनी देर से हम लोग। तो एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर, एक रोटेशन में 50 डिवीजन भी होते हैं, ये भूल जाओ, बीच में थोड़ी देख लिए। तो एक डिवीजन 1/50 रोटेशन, बेटा एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर। तो यहां पे देखो ये क्या है, पिच। एक रोटेशन में 1 मेन स्केल डिवीजन दिखता है, तो दिस इज द 1 मेन स्केल डिवीजन, दिस इज द 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या मेन स्केल डिवीजन ही को ही हम पिच कहते हैं? तो ये पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन इज द लीस्ट काउंट फॉर दिस। और लीस्ट काउंट की एक बात ध्यान रखना कि वो डिपेंड करता है कि सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है। तो कभी याद मत रख लेना कि 0.02 मिलीमीटर होगा हमेशा, ठीक है? याद मत रख लेना कि हमेशा 0.02 होगा, 0.01 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो यहां से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी हमारे आंखों के सामने आ चुका है, और स्क्रू गेज के ऑलमोस्ट बातें यहां पे कंप्लीट होने को आई है। इसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्क्रू गेज को पढ़ते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले लीस्ट काउंट से रिलेटेड कुछ चंद सवाल कर लेते हैं ना। लीस्ट काउंट से रिलेटेड कुछ चंद सवाल कर लेते हैं। जैसे यहां पे बोला है कि 2 फुल टर्न्स ऑफ अ सर्कुलर स्केल ऑफ अ गॉज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन स्केल। ठीक है बेटा, क्या है कि 2 रोटेशन है, 2 फुल टर्न मतलब 2 रोटेशन सर्कुलर स्केल के वो 1 मिलीमीटर मेन स्केल के बराबर है। The total number of division on the circular scale is 50. तो find the least count। क्या बोले यहाँ पे कि सर 2 रोटेशन करे तो जाके मुझे यहाँ पे 1 मिलीमीटर दिखता है, 2 रोटेशन करे तो जाके मुझे यहाँ पे 1 मिलीमीटर दिखा। बेटा ये 1 मिलीमीटर क्या है? बेसिकली ये पिच नहीं है। अभी पिच तब मिलती है जब आप एक रोटेशन करते हो। तो बेटा यहाँ पे एक रोटेशन करने पे आपको क्या मिला? 1/2 मिलीमीटर। दिस इज द 0.5। इसको हम पिच कहते हैं बेटा। एक रोटेशन में जो मेन स्केल पे दिखता है ना, एक रोटेशन पे मेन स्केल में जो दिखता है दैट इज कॉल्ड द पिच। तो एक रोटेशन में मेन स्केल पे मुझे 0.5 मिलीमीटर नजर आएगा, एक रोटेशन में मेन स्केल पे मुझे 0.5 मिलीमीटर नजर आएगा। दिस इज द पिच। सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इज द पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना? 0.5। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है बेटा? यहाँ पे 50 है ना, तो 50 लिख दिया सर। यहाँ पे पॉइंट हटाया, 0 लगाया, इट कम्स आउट बी 1/100। तो यहां से लीस्ट काउंट जो बनेगा इट कम्स आउट बी 0.01। किस में चल रही कहानी? मिलीमीटर्स में। 0.01 मिलीमीटर। ठीक है भाई, कर लिया नोट सभी ने? समझ आती ना बातें, बड़े आगे। ठीक है सर, लीस्ट काउंट वगैरह तो निकालेंगे, रीड कैसे करें इसको? तो जैसा आपने वर्नियर कैलिपर में मेजरमेंट रीडिंग लेना सीखा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी रीडिंग लेना सीखते हैं। तो भाई कैसे रीड किया जाता है? तो पहली बात तो किसी भी स्क्रू गेज में हमारे पास 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है सर्कुलर स्केल। ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, इट इज कॉल्ड द मेन स्केल MS, और ये गोले पे जो बना होता है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल CS। अब जरा बात सुनना ध्यान से, अब जरा बात सुना ध्यान से। भाई यहां पे 100 डिवीजन बोल दिया उसने पहले, है ना, एक सर्कुलर पार्ट में 1/100, यानी कि उसने लीस्ट काउंट दे दिया आपको भी। उसने क्या दे दिया आपको? लीस्ट काउंट दे दिया सर। एक सर्कुलर पार्ट, अरे एक डिवीजन, एक सर्कुलर पार्ट एक डिवीजन में कितना हुआ है? इट इज सर 0.01 मिलीमीटर। ये तो हमारा लीस्ट काउंट होता है ना। तो इसने यहां पे लीस्ट काउंट दे दिया। कोई मेजरमेंट की होगी इसने बेचारे ने, कोई मेजरमेंट इसने की होगी यहाँ पे, है ना। और जब उसने मेजरमेंट किया तो उसने देखा कि सर यहाँ पे इसके 0 से जस्ट पहले मेन स्केल पे 7 दिख रहा था। तो मेन स्केल रीडिंग जो होगा बेटा, यहाँ पे भी देखो रीडिंग का जो फॉर्मूला लिखते हो ना, वो क्या होता है? जैसा कि यहाँ पे देख रहा हूं, रीडिंग का जो फॉर्मूला बनता है ना बेटा, इट इज द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग को कैसे लेते हैं? इट्स द मेन स्केल रीडिंग प्लस इट्स द लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना।
अच्छा कैसे, मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन कैसे क्या करना है वो सब पता नहीं सर, हमें देखना पड़ेगा। एक सिंपल सा फंडा है बेटा, एक काम जो आपको करना है वो ये है कि आपने देखा कि इससे जस्ट पहले यहां पे जो रीडिंग दिख रही है वो 7 वाली दिख रही है मुझे। मान लो कुछ भी मैंने मेजर करा, उसकी रीडिंग जो मुझे ऐसे मिल रही है वो 7 के आगे मिल रही जाके। तो क्या मैं 7 तक तो कंफर्म हूं कि हाँ भाई 7 तो होगा ही होगा मेरे मेजरमेंट में। तो मेन स्केल रीडिंग बेसिकली मेन स्केल पे कहां तक दिख रहा है आपको वो देख लो पहले तो। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग मतलब कि आपने यहां पे थिम्बल को पकड़ के घुमाया और सेट हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेट होने के बाद आपने देखा कि सर ये 7 के बाद सर्कुलर स्केल आ गया, 7 के बाद सर्कुलर स्केल आ गया। तो जहां पे सर्कुलर स्केल है उससे जस्ट पहले, जहां पे सर्कुलर स्केल है उससे जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है वो आप मेन स्केल में लिखोगे। तो मैंने लिख दिया सर यहां पे 7 है ये, प्लस भाई साहब लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। भैया ये जो लाइन होती है ना इसको बेस लाइन कहते हैं, ये जो लाइन है ना इसको कहते हैं बेस लाइन। आपको देखना है कि इस बेस लाइन के साथ कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। सर 47 नंबर वाला डिवीजन इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे लिख दिया 47, सॉल्व करा तो 7 प्लस 0.47 और सॉल्व करा, मेरा आंसर आ रहा है 7.47 मिलीमीटर में चल रही थी बातें, मिलीमीटर में लिख दिया। दिस इज द रीडिंग, दिस इज द रीडिंग, खत्म सवाल। अरे यही तो केस ने 7 प्लस 47/100 यानी कि 0.47। अरे सॉल्व करने पे 7.47 ही तो मिलेगा। सो क्या करना है आपको, आपको ये चेक करना है कि सर्कुलर स्केल जहां पे आया है हमारा उससे जस्ट पहले क्या दिख रहा है मेन स्केल पे। जहां पे सर्कुलर स्केल आया है उससे जस्ट पहले मुझे 7 दिखा था तो मैंने 7 लिख दिया मेन स्केल रीडिंग में। प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन विद द बेस लाइन। ये जो बेस लाइन है इसके साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो आपको देखना है बस। तो यहां पे मैंने बोला मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 7 प्लस लीस्ट काउंट, यहां पे उसने देखो क्या बोला था, एक सर्कुलर पार्ट में 1 मिलीमीटर/100 है। मतलब मैं समझ गया कि एक डिवीजन में 1/100 0.01 मिलीमीटर होता है, यही तो लीस्ट काउंट है। सो लीस्ट काउंट को यहां लिखा 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन 47 वाला है तो यहां लिखते 47। तो 7 प्लस 0.47 7.47 मिलीमीटर, दिस इज द रीडिंग। ऐसे ही आपको मेजर करना है इसको बस, यही है तरीका और कुछ नहीं। बस ये भी तो यही कर रहे हैं, अरे ये भी तो यही कर रहे हैं, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया लो उन्होंने तो, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट आपको आंसर देगा। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इसने अलग तरीके से लिख दिया, मैंने वहां पे सर्कुलर स्केल रीडिंग में लिख दिया लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो आप समझ जाना, भावनाएं समझा जरूरी है बस, है ना। चलिए भाई एक काम करता हूं, इसको सर्कुलर स्केल डिवीजन लिख देता हूं, चलेगा ऐसे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कैसे निकालोगे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कर लेना, तो उससे आपको यहां पे मिल जाएगी रीडिंग उसकी। क्वेश्चन कर पाओगे इसका, क्वेश्चन कराते हैं। चलो जैसा कि यहां पे क्वेश्चन देखो, इस स्क्रू गेज को हमें रीड करना है, कुछ भी मेजर किया होगा मैंने और यहां पे मुझे ऐसी चीजें दिख रही है। अच्छा सर ठीक है, रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है सर, रीडिंग जो भी हम लेंगे इट इज एक्चुअली द मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग जब हम बोलते हैं तो इट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट मतलब मल्टीप्लाई बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन। बेटा मेन स्केल पे रीडिंग कौन सी वाली सर, जहां पे भी आपका सर्कुलर स्केल आ रहा है उससे जस्ट पहले क्या दिख रहा है आपको सर, 10 नहीं, 10 के बाद ये वाला नहीं दिख रहा आपको, क्या है ये 11 है सर ये। अरे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 दिख रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा 11। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 11 प्लस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर्कुलर स्केल के पास 100 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल में अगर 100 डिवीजन है, मेन स्केल अगर मिलीमीटर में है, तो क्या मैं लीस्ट काउंट को लिखता हूं पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। पिच यहां पे कितना रहेगा बेटा 1 मिलीमीटर का,
डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्वेश्चन में बोला 100 होंगे, सो लीस्ट काउंट विल बी 0.01 मिलीमीटर। लिखा 0.01 मल्टीप्लाई बाय, बेटा बेस लाइन के साथ कोइंसाइडिंग वाला कौन सा है? सर दिस इज द बेस लाइन, हाँ बिल्कुल ये बेस लाइन है, बेस लाइन के साथ कोइंसाइड ये कर रहे हैं सर। ये 60 है, 61, 62, 63, 64, दिस इज योर 65। सो बेस लाइन के साथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 65 वाला, तो मैंने लिख दिया सर यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वो 65 है। सो 11 प्लस 0.65, इट कम्स आउट बी 11.65 मिलीमीटर। तो ये रीडिंग आ गई आपके पास में, क्या आ गई है? रीडिंग आ गई, बस खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें और, कुछ भी नहीं है और। छाप लो इसको, नोट कर लो भाई इसको जल्दी से, कर लिया नोट सभी ने? बहुत बढ़िया। आगे एक सवाल है मेरे पास जो बोलता है द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू हैज 50 डिवीजन एंड द स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रोटेशन। भाई साहब क्या बोला गया है कि थिम्बल जो है उसके पास 50 डिवीजन है। थिम्बल पे क्या होता है बेटा? सर्कुलर स्केल होता है, तो सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, और जो स्पिंडल है जिसपे थ्रेड बना होता है इट एडवांसेस 1 मिलीमीटर, मतलब ये 1 मिलीमीटर आगे जाता है या पीछे आता है व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड थ्रू 2 रोटेशन, 2 रोटेशन में वो 1 मिलीमीटर चलता है। When the screw is used to measure the diameter of a wire, the reading on the sleeve is found to be 0.5 millimeter and the reading on the thimble is found 27 division. What is the diameter of the wire in centimeters? सर ये तो हो जाएगा ना? कैसे करोगे इसको सॉल्व? क्या क्या बातें बोली है सर? पहली बात बोली है कि जो थिम्बल ऑफ अ स्क्रू है उस पर डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन आ रहे हैं बेटा वो कितने हैं? 50। 2 रोटेशन में वो 1 मिलीमीटर चलता है, 2 रोटेशन में वो 1 मिलीमीटर चल रहा है, तो बेटा एक रोटेशन में कितना चलेगा? एक रोटेशन में वो चलेगा 1/2 मिलीमीटर। बेटा एक रोटेशन में जो वो चलता है दैट इज कॉल्ड द पिच, तो यहां पे ये पिच बन जाएगी। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। बेटा पिच का फॉर्म क्या हो गया? 1/2 बोले तो 0.5 लिख दो यहां पे मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है बेटा? 50। सॉल्व करने पे 0.01 मिलीमीटर आएगा, 0.01 मिलीमीटर, तो ये लीस्ट काउंट हो गया हमारे पास। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन थे भैया, 2 रोटेशन में वो 1 मिलीमीटर चला, 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर, तो एक रोटेशन में 1/2 मिलीमीटर, 1/2 मतलब 0.5 मिलीमीटर। ये पिच होता है बेटा, एक रोटेशन में जो डिस्टेंस चलते हैं, एक रोटेशन में जो स्पिंडल चलता है दैट इज कॉल्ड द पिच। तो लीस्ट काउंट जो हो गया पिच अपॉन CSD, पिच या 0.5 अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, पॉइंट हटाया 0 है, 5 से 5 मर गया, 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट। अब इन्होंने पता है क्या बोला है? इन्होंने बोला कि जब हमने मेजरमेंट किया ना, तो जो स्लीव पे रीडिंग मुझे मिली है वो है 0.5 की। मान लो यहां पे ये सर्कुलर स्केल आया, और सर्कुलर स्केल जब यहां पे आया तो मुझे यहां जो रीडिंग मिली वो 0.5 मिली। ये स्लीव है बेटा, है ना? दिस इज योर स्लीव। सर स्लीव पे तो जो रीडिंग होती है वो तो मेन स्केल की रीडिंग होती है, मतलब ये मुझे मेन स्केल की रीडिंग दे रहे हैं, है ना? उसके अलावा उसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो 27th वाला है, बाकी और होंगे बट हमें उससे मतलब नहीं है। जो यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो 27 है, तो सर रीडिंग लिखना ना बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए, तो है ना? सो रीडिंग जब मैंने लिखी तो इट कैन बी रिटन एज मेन स्केल रीडिंग। भाई साहब सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले क्या था? 0.5 था सर, प्लस लीस्ट काउंट कितना आया? 0.01 आया सर, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय, भाई कोइंसाइडिंग वाला डिवीजन कौन सा है? 27th वाला है सर। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है? 27 है। इट कम्स आउट बी 0.5 प्लस 0.27, आंसर बनेगा 0.77 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में लिखना है 0.077 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर है, थर्ड ऑप्शन है। बस यही है, बस यही है, और कुछ नहीं। हाँ बस इतनी सी बात है।
नोट कर लो इसको भी, कर लिया नोट सभी ने? पक्का, प्रॉमिस, सच बोल रहे हो? बहुत बढ़िया। फिर हम आगे बढ़े और हमने बात करी जीरो एरर की। देखो भाई क्या होता है कि जीरो एरर के बारे में आप भी जानते हो अच्छे से, वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर पड़ा था, यहां पे भी जीरो एरर है। वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर क्या कहता था कि अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करते, अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करे तो जीरो एरर होता है। वैसे ही यहां पे अगर मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करते तो फिर जीरो एरर आ जाता है। जैसे यहां पे देखो, मेन स्केल का जीरो यहां पे, सर्कुलर स्केल का जीरो यहां पे, एक साथ कोइंसाइड करने चाहिए। अगर ये कोइंसाइड करते हैं तो नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। यहां पे भी देखो कोई जीरो एरर नहीं है बेटा, क्योंकि मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जीरो कहां से लेंगे बेसिकली? मेन स्केल का जीरो कैसे लेंगे सर? अरे बेस लाइन, बेस लाइन, हाँ बेस लाइन से कंपेयर कर लेना। आप मेन स्केल का जीरो कहां से लोगे? बेस लाइन से। तो बोलते हैं कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से कोइंसाइड करता है तो नो जीरो एरर रहेगा। ठीक है, दिस इज द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का जीरो अगर बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाता है, दैट मींस यहां पे कोई जीरो एरर नहीं है। अपना डिवाइस जो है, अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्री है फ्रॉम द जीरो एरर। लेकिन अगर जो सर्कुलर स्केल है इसका जीरो बेस लाइन से ऊपर या नीचे हो गया तो फिर जीरो एरर आएगा। तो क्या बोलते हैं? इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द बेस लाइन एट द इनिशियल कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट, व्हेन द स्पिंडल एंड द स्टड, या फिर एनविल कह लो इसको, है ना, स्टड की जगह एनविल भी ले लो, टच ही था। ये सारे जीरो एरर की कहानी जो होती है ना, मेजरमेंट से पहले करना है आपको। ऐसा नहीं कि पहले मेजरमेंट कर लिया फिर जीरो एरर निकाल रहे हो तुम लोग, है ना। मेजरमेंट से पहले ही जीरो एरर निकाल लो, फिर जो आपकी रीडिंग आएगी उसमें से जीरो एरर को माइनस कर दो तो आपको आपकी एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी। देन इट इज सेड टू दैट देयर इज अ जीरो एरर इन द स्क्रू। तो यहां पे बेटा करेक्ट रीडिंग जो आती है वो आती है रीडिंग माइनस का जीरो एरर। तो क्या किया आपने? जैसे वहां पे हमने कोशिश करी थी सर कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोशिश करते हैं कि कोइंसाइड हो जाए, है ना। मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो हम कोशिश करते थे कि कोइंसाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या करते थे? पहले ही हम उसको एडजस्ट कर लेते थे। मेजरमेंट से पहले ही हम चेक करते थे कि वो जीरो कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही यहां पे भी मेजरमेंट से पहले आपको चेक करना है कि क्या सर्कुलर स्केल का जीरो और बेस लाइन कोइंसाइड करती है कि नहीं। और ये कब होगा? जब आपका ये जो स्पिंडल है वो एनविल के साथ पूरा कांटेक्ट में होगा। ये स्पिंडल हो गया बेटा, ये वाला इधर एनविल हो गया, है ना। दिस इज योर एनविल, दिस इज योर स्पिंडल। तो आपका टास्क क्या हो जाएगा कि हमें पहले इनको मैच करवाना है। बिल्कुल, जस्ट स्टड बोलो एनविल बोलो एक ही बात है ना, एनविल ही बोलते हैं ना, देख लेते हैं। हाँ सर एनविल बोलते हैं, ठीक है, मुझे याद था। एनीवेज चलो आ जाओ, ज्यादा आगे नहीं जाना, ज्यादा आगे नहीं जाना है, ज्यादा आगे नहीं जाना है, बस। तो क्या बोले भाई कि एनविल और स्पिंडल अगर आपस में टच है तो उस टाइम पे आपको बस चेक करना है। जैसे यहाँ पे पूरा फ्रेम बन जाएगा इसका ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्कुलर स्केल आ जाएगा बेटा आपके, और फिर यहाँ पे आपके वो हो जाएगी, ऐसे कुछ करके बनेगा। सो आपको बस ये चेक करना है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करोगे? स्पिंडल और एनविल को टच करवा देना। स्पिंडल और एनविल टच करेंगे तो चेक करो क्या जीरो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करता है कि नहीं करता है। अगर ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, स्पिंडल और एनविल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करता है, तो वी हैव नो जीरो एरर। लेकिन अगर स्पिंडल और एनविल को टच कराने पे, स्पिंडल और एनविल को टच कराने पे सर्कुलर स्केल का जीरो और बेस लाइन कोइंसाइड नहीं करे तो फिर एक जीरो एरर आएगा। तो सर उस केस में क्या करें? तो उस केस में आप अपनी जो भी रीडिंग ले रहे थे पुराने फॉर्मूले से, रीडिंग ले लो, उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देना, ठीक है। तो आपको आपकी करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी इससे।
जीरो एरर हमेशा आप जब भी फाइंड करोगे बिफोर द मेजरमेंट फाइंड करना। ऐसा दिमाग मत लगाना कि सर कोई बात नहीं, हम तो बाद में मेजरमेंट के बाद में देख लेंगे इसको, है ना, नहीं, बिफोर द मेजरमेंट ये काम आपको करना है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सो यहां पे देखो एक होता है बेटा पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है कि सर सर्कुलर स्केल का जीरो और ये जो बेस लाइन है वो अलग अलग है। तो सर्कुलर स्केल का जीरो जो है बेस लाइन से नीचे होता है। When the zero of the circular scale is below the baseline, when the zero of the circular scale is below the baseline, भाई बेस लाइन से अगर नीचे जीरो आ जाए तो हम कहते हैं इट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। तो कैसे निकालने से पॉजिटिव जीरो एरर को, तो पॉजिटिव जीरो एरर को निकालने का सिंपल सा तरीका है, इट इज नथिंग बट लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन। जैसे कि मान लो इसका लीस्ट काउंट 0.01 है मिलीमीटर्स में, तो आपको कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना है। सर कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे, ये देखो ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सर 2 वाला डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है बेसलाइन से। ये 0 है, ये ऊपर 1 और ये फिर ये 2, तो सेकंड वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इनटू 2 कर देना, तो यहां से 0.02 मिलीमीटर। इट इज योर पॉजिटिव जीरो एरर। बेटा पॉजिटिव जीरो एरर को पॉजिटिव प्लस ही लिखते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ गया तो इसको आप प्लस में ही लिखना, तो फिर आपकी जो करेक्ट रीडिंग आएगी इट विल बी, करेक्ट रीडिंग विल बी जो भी सर हमने रीडिंग ली है ना, मान लो आर रीडिंग मैंने ले ली, उसमें से 0.02 माइनस हो जाएगा। सिंपल है ना, बस यही करना है आपको। तो क्या करना है आपको ये चेक करना है कि सर वो जीरो बेस लाइन से नीचे है या बेस लाइन के ऊपर है। अगर ये जीरो बेस लाइन के नीचे होता है तो इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कह देंगे। अगर ये जीरो बेस लाइन से नीचे है तो कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का सिंपल सा तरीका है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन। जैसे यहां पे देखा तो सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ, सेकंड डिवीजन बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो मैंने लिख दिया 2, तो 0.01 into 2, दिस इज द पॉजिटिव एरर। करेक्ट रीडिंग चाहिए तो जो हमने रीडिंग निकाली थी उसमें से इसको माइनस कर दिया तो विल करता आंसर। ऐसे ही हमारे पास होता है नेगेटिव जीरो एरर। बेटा नेगेटिव जीरो एरर कहता है व्हेन द सर्कुलर स्केल जीरो इज अबव द बेस लाइन। देखो आप जरा यहां पे, क्या बेस लाइन के ऊपर है, सर दिस इज द बेस लाइन, जी बिल्कुल, ये जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो बेस लाइन के ऊपर जा चुका है। यहां पे हमें क्या मिलता है, नेगेटिव जीरो एरर। बेटा नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं, नेगेटिव जीरो एरर निकालने का भी वही तरीका है, इट इज नथिंग बट लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। बट हां ये नेगेटिव एरर है इसलिए आप इसको माइनस में निकालना, बस ये नेगेटिव एरर है इसलिए माइनस में लेना। मान लो लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर का था और यहां पे देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा वाला बेटा, 45 के बाद 46 वाला है। 45 के बाद सर ये देखो 46 वाला डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है, ये 45 के बाद 46 वाला, तो यहां पे मैंने लिख दिया 46। सो योर आंसर कम्स आउट बी माइनस का 0.46 मिलीमीटर। तो बेटा जो करेक्ट रीडिंग होगी आपके पास में वो क्या होगी, करेक्ट रीडिंग विल बी, जो भी रीडिंग मैंने ली माइनस यहां पे नेगेटिव एरर 0.46, ठीक है, माइनस का 0.46, साइन साथ में लगाना काम बनेगा। दैट कम्स आउट बी r प्लस 0.46। ऑब्वियसली बात है कि सर यहां पे कुछ कमी थी। अरे सोचो जरा कि सर यहां पे ये जीरो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, ये जीरो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, मतलब जो भी मेजरमेंट करेगा उसमें कुछ कमी है यहां पे। सोचो ये जीरो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, जो जीरो मैच कोइंसाइड करना चाहिए था वो जीरो आज ऑलरेडी ऊपर है, तो जो भी ये मेजरमेंट देगा वो एग्जैक्ट वाली मेजरमेंट से थोड़ा सा कम देगा। ये ऑलरेडी ऊपर है तो जो वैल्यू देगा और ज्यादा देगा। जैसे कि रेसिंग होती है तो रेसिंग में सब लोग एक लेवल पे खड़े होते हैं ना, अरे हाँ ना, रेसिंग होती है तो सब लोग एक ही लेवल पे खड़े होते हैं। मान लो सर एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी को मैं आगे खड़ा कर दूं, तो बताओ कौन जीतेगा। ऑब्वियस ही बात है सर, यहां पे सबको दोनों को पहुंचना है तो ऑब्वियस ही बात है वही आदमी जीतेगा जो आगे खड़ा है।
तो क्या करते हो तुम उसके लिए? फिर सर हम एक काम करते हैं, इसके लिए डिस्टेंस आगे बढ़ा देते हैं, और हमें तो चेक करना है ना कौन जीतेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस आगे बढ़ा देते हैं। और हम में जानते हैं कि भाई ये आदमी ऑलरेडी x डिस्टेंस आगे खड़ा है, हम ये जानते हैं कि ये आदमी, नाम दे देते हैं ए बी, हम ये जानते हैं कि बी वाला जो आदमी है वो ए से x डिस्टेंस आगे खड़ा है, तो क्यों ना मैं बी वाले के लिए फिनिशिंग लाइन को, क्यों ना मैं बी वाले के लिए जो फिनिशिंग लाइन है उसको x डिस्टेंस और आगे बढ़ा दूं। सही है, ये सही है, ये सही कर लोगे। हाँ तो देखो भाई यही चीज होती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी वैल्यू पहले से ज्यादा है तो आप उसमें माइनस करते हो, बट अगर आपके पास ऑलरेडी वैल्यू कम है तो आप उसमें ऐड करते हो। तो यहां पे 0 ऑलरेडी आगे था, तो जो मेजरमेंट दिखाएगा वो ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी सर यहां पे, है ना। तो भाई यहां पे ये कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ये क्या करेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वही वाली बात होगी भाई, एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी यहां खड़ा है, तो हमने बोला यार ठीक है ये तो भेदभाव हो जाएगा, दोनों के साथ रेसिंग होगी। तो हमने बोला कि अगर ये आदमी x डिस्टेंस आगे खड़ा है तो इसका फिनिशिंग लाइन यहां बना देता हूं और इसका फिनिशिंग लाइन यहां बना देता हूं, x डिस्टेंस आगे। सही है ना। अगर ये आदमी इससे x डिस्टेंस आगे खड़ा है तो इसके लिए फिनिशिंग लाइन यही बना दी मैंने, लेकिन इसके लिए फिनिशिंग लाइन मैंने आगे बढ़ा दी है। ओलंपिक्स में देखा होगा वो स्प्रिंट में घूमते हैं, सर्किट पे जब घूमते हैं तो वो एक जगह ना खड़े होकर आगे पीछे खड़े होते हैं, तो उनके लिए फिनिशिंग लाइन भी वैसे भी डिफाइन होती है। देखा होगा उनका ट्रैक जब डिफाइंड होता है, नहीं देखा, कोई बात छोड़ो, रहने दो, छोड़ दो, ये तो समझ आ रही बात। तो ऑलरेडी 0 आगे है, ऑलरेडी 0 आगे है, तो भाई वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो कम करेगा। ऑलरेडी 0 आगे है, ऑलरेडी ये 0 देखो, ये रहा वो 0 सर्कुलर स्केल का, ये कौन है, बेस लाइन है सर। ये जो सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो बेस लाइन से ऑलरेडी आगे है, तो जो भी मेजरमेंट होगी वो तो कम देगा, ये जो भी मेजरमेंट ये करेगा वो तो कम देगा। तो इस मेजरमेंट में आपको ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसको ऐड करना पड़ेगा। देखो खुद ही ऐड हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं, करेक्ट रीडिंग, रीडिंग माइनस का 0 एरर, रीडिंग माइनस 0 एरर। ये अलग बात है कि ये नेगेटिव 0 एरर है, तो ये माइनस के साथ लिया तो ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ गए ना बात को, क्लियर चल रही है बातें, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? चलिए बहुत बढ़िया। सो बस यही है कहानी हमारे नेगेटिव 0 एरर की, छाप लो इसको जल्दी से। ठीक है भाई, कर लिया नोट सभी ने, समझ आती है ना 0 एरर क्या है? हाँ तो बस यही है 0 एरर। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल है पर वो आज नहीं, अगले सेशन में कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस में जो पूछे गए, जेईई एडवांस में जो पूछे गए वो सारे कवर करवा दूंगा। एक सेशन लेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये जो स्क्रू गेज मैंने पढ़ाया है वो समझ आया होगा। फिर भी तुम्हें लगे वीडियो दोबारा देखना है तो वेबसाइट पे आके देखो, ज्यादा बेटर है। क्या करना है, गूगल पे जाना है www.magnetbrains.com, यहां पे शानदार सा पेज खुलेगा, उसमें जाना है IIT जेईई में। IIT जेईई पे जाओगे, बढ़िया मेरी फोटो दिखेगी तुम्हें, यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक कर देना। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक और शानदार पेज खुलेगा जिसमें मेरी एक और शानदार सी फोटो लगी होगी, और यहाँ पे हमने पूरा कोर्स डिफाइन करके रखा है। भाई हम क्या क्या चीजें यहाँ कवर करा रहे हैं, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, DPPs, उनके सॉल्यूशन, फिर MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मैं कराऊंगा तुम्हें, है ना। PYQs भी होते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको कवर होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आओ, नीचे आके देखोगे यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर अभी हमारा चल रहा था, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, उनकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, और जो भी हमने वीडियोस और कवर किए हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपका बहुत टाइम यहाँ पे बचने वाला है। देखो भाई क्या होता है ना, यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे, पहला लेक्चर मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा नहीं मिला, चौथा नहीं मिला, क्या करोगे, कहाँ ढूंढते रहोगे? यहाँ आओ, सारे लेक्चर सीक्वेंस में अरेंज करके रखे हैं, तो कभी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद आपसे बोल दे कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लो तो आगे के लेक्चर देखने को मिलेंगे। भाई जितने लेक्चर देखने, जितने बार देखने, उतने बार देखो, ये बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। तो कभी भी हम आपसे इस चीज के लिए चार्ज नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। बाकी हाँ, सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो वो लाल बटन दिख रहा है ना, हाँ उसी को दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको भी बजा लो, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। देखो भाई तुम्हारे जेईई एग्जाम के लिए ऐसे मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो उन सारे अपडेट्स के लिए ये सारा काम करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा लेना है।
बाकी तुम्हारे कोई दोस्त हो, भाई बंधु, सखा सहेली हो, तो उनको रिकमेंड कर देना कि भाई जेई की यहाँ पे एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, तो आके जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि उनको भी वो फायदे मिल सके जो आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये थी कहानी आज के इस सेशन की। अगले सेशन में क्वेश्चंस देख लेंगे इसके कुछ एक, और बस इतनी ही बातें हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।